शुरुआत करते हैं सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द ट्रायल करने के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सीबीआई और ईडी पर ट्रायल में देरी को लेकर कोर्ट की फटकार सामने आई है। सीजेआई एनबी रमना ने कहा है कि 15 से 20 साल से ये केस पेंडिंग है। ये एजेंसियां कुछ नहीं कर रही हैं। खासतौर से ईडी सिर्फ संपत्ति जब्त कर रही है। यहां तक कि कई मामलों में चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई है। केसों को ऐसे ही लटकाकर ना रखें, चार्जशीट दाखिल करें या बंद करें। मामलों में देरी का कारण भी नहीं बताया गया है। अदालतें पिछले 2 साल से महामारी से प्रभावित हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। सीजेआई ने कहा कि पीएमएलए में 78 मामले सन 2000 से लंबित हैं। आजीवन कारावास में भी कई मामले लंबित हैं। सीबीआई के 37 मामले अभी लंबित हैं। हमने एसजी से अभी हमें ये बताने के लिए कहा था कि इसमें कितना समय लगेगा। हम एसजी यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सीबीआई और ईडी से इन लंबित मामलों के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहेंगे। इन एजेंसियों ने इन मामलों में देरी के कारणों के बारे में विस्तार से नहीं बताया है। एसजी ने कहा है कि आप हाईकोर्ट को इसमें तेजी लाने का निर्देश दे सकते हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि हमने पहले ही उच्च न्यायालयों के हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। जांच एजेंसियां आगे बढ़ सकती हैं और जांच पूरी कर सकती हैं। सीजेआई एनबी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की ये 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। दरअसल पीएमएलए एक्ट में पूर्व सांसद समेत 51 सांसद आरोपी हैं। 51 मामलों में से 28 की अभी जांच चल रही है, 4 का ट्रायल चल रहा है। ये कम से कम ये मामले 10 साल पुराने हैं। कुछ मामलों में अत्यधिक देरी हुई है, कुछ मामलों में मुकदमे की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया। विधायकों के खिलाफ मामलों में भी लगभग यही स्थिति है। लगभग 70 में से 40 से अधिक मामलों में जांच चल रही है। बता दें कि 121 मामलों में से 51 सांसदों के खिलाफ हैं और 112 विधायकों के खिलाफ हैं। सबसे पुराना मामला सन 2000 का है। सीबीआई के विशेष अदालतों में 58 मामले लंबित हैं और आजीवन कारावास की सजा से संबंधित हैं। मौत की सजा के मामले में भी केस सालों से लंबित हैं। एक मामले में वे कह रहे हैं कि मामला सन 2030 में पूरा होने की उम्मीद है। तो सीबीआई और ईडी जो कि भ्रष्टाचार निवारक एजेंसियां हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों को फटकार लगाई है कि सन 2030 में आप बात कर रहे हैं कि एक मामला पूरा हो पाएगा, जबकि 20-20 साल पुराने मामलों में अभी तक कई मामलों में चार्जशीट तक ही दाखिल नहीं हो पा रही है, जांच ही हो रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी कर रहा है, क्योंकि वहीं एडीआर जो है उसकी तरफ से भी जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी अब जो हमारी राजनीतिक जगत है इसमें शुचिता की ओर तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो न्यायपालिका है वो अपनी तो वापस विषय पर लौटते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एनबी रमना ने नाराजगी जताते हुए सीबीआई और ईडी को फटकार लगाई है और जो सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले चल रहे हैं उनमें ट्रायल में जो देरी हो रही है उसके ऊपर सीबीआई और ईडी को फटकार लगाई है। साफ तौर पर सीजेआई ने कहा है कि 20-20 साल से मामले लटके हुए हैं, लेकिन उनमें चार्जशीट तक भी दाखिल नहीं हो पा रही है। तमाम विधायकों और सांसदों के ऊपर ये मामले हैं और इनमें कई मामले तो ऐसे हैं जो सन 2000 के हैं। आप समझ सकते हैं 21 साल पुराने मामले जिनमें अभी तक कोई वो फैसला नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि इनमें 51 मामले जो हैं वो सांसदों के खिलाफ हैं और 112 विधायकों के खिलाफ हैं। तो सीबीआई के विशेष अदालतों में भी 58 मामले लंबित हैं और इनमें आजीवन कारावास की सजा से भी संबंधित हैं। मौत की सजा के मामले में भी केस सालों से लंबित चल रहे हैं। तो बड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनबी रमना ने यह फटकार लगाई है कि आखिर आपको कितना समय चाहिए है। सन 2030 में केस पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो पीएमएलए में 78 मामले बताए जा रहे हैं, ये 2000 से लंबित हैं। वहीं जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप हाईकोर्ट को इस मामले में आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। तो इस पर सीजेआई एनबी रमना की तरफ से कहा गया है कि उनको आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन अब ईडी और जो सीबीआई है उनको अपनी जो ड्यूटी है वो सही से पूरा करने की जरूरत है। ईडी तो सिर्फ संपत्ति ही जब्त कर रही है। ये कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई है।
तो इस वक्त आपको लिए चलते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां डिप्लोमा इंजीनियर्स जो हैं वो पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 139 कैटेगरी ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਉਹ ਅਨਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ 239 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 6/11 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੇਈ ਤੇ ਏਈ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1/12/2011 ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 239 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18/5/18 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੈਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੇਨ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੱਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਨਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ, ਦੇਖੋ 24 ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ 5th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਕੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਗਲਤ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 200। ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਥੀਸ ਆਰਡਰ ਆਰ ਇਸ਼ੂਡ ਵਿਦ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਦਾ Honorable Chief Minister Punjab in accordance with the decision of the Council of Ministers in its meeting dated 2 नवंबर। तो सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी ईडी और सीबीआई को लेकर आई है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय जी लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं विपिन शर्मा जी, ये जो बड़ी टिप्पणी आई है सीजेआई की और जो हमारी राजनीति का जिस तरीके से अपराधीकरण होता चला जा रहा है, इसको लेकर चिंता भी जताई है और एक फटकार भी लगाई है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? निश्चित बात है कि स्वागत योग्य है यहाँ पर, क्योंकि इतने समय से हम देख रहे हैं कि अगर सही मायने में कोई कार्रवाई होती है किसी भी मामले में, आपराधिक मामले में, भ्रष्टाचार का हो और महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला हो और तमाम ऐसे अपराध के मामले जब होते हैं तो एक आम आदमी के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आप अमूमन देखा जाता है कि कोई सांसद हैं, विधायक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती और ऐसा दर्शाया जाता है, एक संदेश जाता है कि इनके दामन तो पाक साफ हैं और ये बेवजह एक वेंडेटा के तहत इन पे आरोप लगे थे। बड़ा आसान होता है कहना, एक अंग्रेजी का हमने शब्द सीख लिया वेंडेटा की बदले की भावना। तो यहाँ पर ये स्वागत योग्य है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और मुख्य न्यायाधीश ने यहाँ पर चिंता भी जताई है और एक समय सीमा तय करने की बात करी है, साथ में आश्वस्त भी करा है। अगर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात उनकी अगर हम बात का विश्लेषण करें तो यहाँ पर अब निश्चित बात है कि जब मामले का संज्ञान खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है और उनके सामने जब ये बोला गया कि इतने समय से ये जो एजेंसियां हैं सीबीआई और ईडी, ये एक समय सीमा तय नहीं हो रही है और मामले कितने वर्ष 2000 से जो है वो आज तक उन पर कोई फैसला नहीं हुआ है, चाहे आजीवन कारावास का हो या भ्रष्टाचार के मामले हो। तो ये और पीएमएलए में आप देखिए
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 78 मामले हैं, उसके साथ साथ 121 जो मामले हैं, जो कुल केस हैं, उसमें सीबीआई के कोर्ट में जो है 58 मुकदमे हैं, 58 केस जो हैं वो सांसदों के खिलाफ है। तो अपने आप में ये बहुत कुछ दर्शाता है कि यहाँ पर वक्त आ गया है कि अगर आपने नया भारत का निर्माण करना है, बार बार हर एक मंच से जब प्रधानमंत्री बोलते हैं नया भारत का निर्माण करेंगे, हम लोग एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे, तो नया हिंदुस्तान उसकी नींव रखी जाएगी जब हर एक को एक जो मध्यम वर्ग का है, गरीबी रेखा से नीचे, उसको सशक्त करा जाए, और जो ताकतवर रसूखदार लोग हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले, कोई भी आपराधिक मामले, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि एक आम आदमी को एक संदेश जाए, पूरे देशवासियों को संदेश जाए कि ये देश जो है ये सबके लिए एक समान है, और यहाँ पर कोई दोहरे मापदंड नहीं है कि यहाँ पर जो रसूखदार है वो तो बच जाएंगे और एक आम आदमी पिसेगा, उसी के खिलाफ कार्रवाई होगा। तो ये स्वागत योग्य है, और अब देखने लायक बात होगी कि कब कार्रवाई होगी और कितने मुस्तैदी से यहाँ जो एजेंसियां हैं जो इसमें पूरी जांच में जुटी हुई हैं, कितनी वो जल्दी इसमें करती है। क्योंकि आपने कुछ वर्ष पहले देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी करी थी कि बोला था कि ये सीबीआई क्या है, सीबीआई एक वो तोता है जो पिंजरे में बंद है। तो अपने आप में ये बहुत कुछ बयान, इससे काफी कुछ निष्कर्ष निकलता था, और एक आम आदमी समझ जाता था कि क्या था, सीबीआई का खौफ दिखा के समर्थन जुटाया जाता था सरकारें। तो ये बात अब जग जाहिर है, एक आम आदमी भली भांति समझता है, 21वीं सदी है। आप एक आम आदमी की ये समझे कि उसको ये बातें समझ नहीं आएंगी, तो ये सरासर गलत होगा। आम आदमी सब कुछ जानता है, जनता जनार्दन होती है, ये पब्लिक सब जानती है। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी आपके पास आते हैं। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई की तरफ से ये बात सामने आई है, इससे पहले एडीआर वो भी यही रिपोर्ट देती रही है कि राजनीतिक शुचिता की जरूरत है, किसी एक दल की बात ना करें, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, किसी की भी बात करें, हर दल में दागी हैं, और जिसके जितने ज़्यादा सांसद जीत के आते हैं, विधायक जीत के आते हैं, उनका परसेंटेज उतना ही ज़्यादा हो जाता है। जनता जो है अब किसके भरोसे, क्योंकि जनता के पास अभी तक बहुत कम विकल्प बचते हैं। जिस तरीके से हमारी राजनीति है, इलेक्शंस हैं, खर्चीले होते चले जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या ये कोई टिप्पणी कोई राजनीतिक बदलाव लाने में या परसेंटेज को घटते? तो वापस लौटते हैं आरबी उपाध्याय जी, इस तरीके से राजनीतिक शुचिता की बात, ये जो टिप्पणी सीबीआई की तरफ से आई है और इससे पहले एडीआर की भी, किस तरीके से देखते हैं, क्या कोई बदलाव वाकई संभव है? देखिए, सब कुछ संभव है, और पवन जी जिस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, जिस तेजी के साथ मैं देख रहा हूं नैतिक मूल्यों का पतन, चाहे वो संसद है, चाहे वो समाज है, सब में देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे सांसद भी समाज से आते हैं, और समाज में जब नैतिक मूल्यों का पतन होगा तो वो सभी जगह उसके इम्पैक्ट देखने को नजर आएंगे। ईडी की बात करते हैं, सीबीआई की बात करते हैं, पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, सब अपाहिज नजर आते हैं। जो भी सत्ताधारी दल है उसका सांसद है, एमएलए है, काउंसलर तक है, हिम्मत नहीं होती उसकी तरफ कोई भी हाथ डालने की, और उसी का परिणाम है कि लंबित मामले बरसों लंबित पड़े रहते, चार्जशीट तक फाइल नहीं की जाती। तो ये कब तक चलेगा? देखिए, जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ राजनीति का अपराधीकरण और व्यवसायीकरण हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार बार चिंता जाहिर कर रहा है, बार बार नाराज हो रहा है, आक्रोश जता रहा है, और जनता भी इस बात को समझती है। जनता में भी कोई राजनीतिक लोगों की छवि अच्छी नहीं है। आप देखेंगे जितने भी व्यंग होंगे, जितनी रचनाएं हैं, वो सब राजनीतिक लोगों के खिलाफ होंगे। चरित्र उस तरह का हो गया ना, आपने कहा खर्चीला हो गया चुनाव, यानी आम आदमी की भागीदारी नहीं है। 2 करोड़ रुपए की लिमिट है, 50 करोड़ खर्च करेंगे, 2 करोड़ में टिकट भी नहीं आएगा, पार्टियां टिकट के पैसे लेती हैं, ये भी जग जाहिर हो चुका है, छुपा नहीं है। तो राजनीति का जब व्यवसायीकरण हो जाएगा और अपराधीकरण हो जाएगा और पुलिस प्रशासन मौन हो जाएगा, तो एक उम्मीद की किरण बचती है न्यायालय से। तो न्यायालय उस पर बार बार चिंता जाहिर करता है। मैं तो कहता हूं न्यायालय को, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो ईडी है, जो भी जांच एजेंसी है, चाहे वो पुलिस है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने चाहिए, जिससे इनमें एक डर पैदा हो, एक जिम्मेदारी की भावना इनमें पैदा हो, सही समय पर इंक्वायरी पूरी कर
चार्जशीट फाइल करें। हद हो जाती है, कई बार चार्जशीट फाइल हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और सरकारें केस वापस ले लेती है। तो वापस चर्चा पर लौटते हैं। विपिन शर्मा जी, इस देश में जहां प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी जी चुनाव हार जाती हैं, दिल्ली से चुनाव लड़ी थी वो, उनका सीएम बनना या ना बनना वो अलग बात थी, लेकिन कम से कम वो अपना चुनाव ही हार गई। यहाँ पर आप मणिपुर की बात करें, वहां पर इरोम शर्मिला चानू इतना लंबा अनशन करने के बाद उनको अपने परिवार से वोट नहीं मिलते। और उसके साथ ही अगर हम गाजीपुर की बात करें तो जहां एक आपराधिक जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं वो व्यक्ति जीत जाता है और मनोज सिन्हा जैसा उम्मीदवार हार जाता है। क्या लगता है आपको, ये सीजीआई की टिप्पणी ऐसे समाज में कुछ बदलाव ला पाएगी? उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और अब आशावादी होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक आदमी अगर वंचित रह जाता है, एक आम आदमी, और उसको न्याय नहीं मिलता समय पे, तो आप खुद समझ सकते हैं उसके क्या मायने हैं, उससे वो कितना निराश होता होगा, कितना हताश होता होगा। और यहाँ पर वक्त आ गया है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिंता जाहिर करी है और एक मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप हुई है जो उच्च न्यायालय को उनके खुद के मुख्य न्यायाधीश को लगाया गया है और बोला गया है कि यहाँ पर जो देरी हो रही है, विलंब हो रहा है जो जांच में, इतने मुकदमे हैं, इतने मामले जो हैं, इतने समय से उन पे कोई फैसला नहीं हुआ और कई मामलों में तो चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है। तो अपने आप में ये बहुत कुछ दर्शाता है कि अब वक्त आ गया है कि आपको तेजी भी लानी पड़ेगी, पारदर्शिता भी बनानी पड़ेगी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये दोनों चीजें इनको तवज्जो देनी पड़ेगी और सबका दायित्व बनता है यहाँ पर। जितनी एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, उनका भी, सरकार का भी, और साथ में तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने तो आश्वस्त करा, अपनी दलील रखी, लेकिन साथ साथ वक्त आ गया है कि जब हर किसी को, हर एक वर्ग को जो इससे जुड़ा हुआ है, उनको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। क्योंकि एक आम आदमी ये अपेक्षा करता है, आम आदमी उस वक्त उस चीज का इंतजार करता है कि कब वो दिन आएगा जब ये रसूखदार लोग जो ऐसा दर्शाते हैं कि हमारे दामन पाक साफ हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि रूल फॉर वन, रूल फॉर ऑल, ऐसा ना हो कि एक के खिलाफ तो कार्रवाई होती है और दूसरा उस कार्रवाई उस पे ना, वो उससे छूट जाता है कार्रवाई से। ये कल संदेश जाता है, आप देश को कैसे महादेश बनाएंगे, कैसे आप बात करते हैं विकासशील देश बनेगा, देश हमारा सुपर पावर बनेगा, एक नया भारत, तो वो नया भारत का सपना तब तक आप साकार नहीं कर सकते जब तक एक समान सब पे मापदंड ना बैठे हो और कार्रवाई ना हो। क्योंकि यहाँ पर अमूमन ऐसा ही देखा जाता है कि कार्रवाई होती है तो किसके खिलाफ, एक आम आदमी के खिलाफ होती है, लेकिन रसूखदार होता है अपना रसूख दिखाकर, अपनी सिफारिश लगाकर, अपनी जान पहचान से वो बच जाता है। और यहाँ पर क्या कारण है कि इतने समय से जो कार्रवाई नहीं हो रही और मामले इतने, अब 2000 से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित ही बात ये बात बोली है कि 2 साल तो समझ आते हैं कि हम कोरोना से जूझ रहे थे, लेकिन उसके पहले का आप हिसाब किताब दें कि क्या कारण है कि वर्ष 2000 से जो मामले अभी ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। तो ये अब वक्त आ गया है कि अगर आपने नेताओं की छवि को भी अच्छा लेके जाना है जनता के साथ, क्योंकि चुनावी भाषणों में तो बड़े बड़े वादे करे जाते हैं, संकल्प पत्र दिखा के कि हम ऐसी विकास की तस्वीर बनाएंगे, ऐसे आपके सपने पूरे करेंगे कि बस राम राज्य आ गया। तो राम राज्य तब तक नहीं आएगा जब तक एक आम आदमी ये आश्वस्त ना हो जाए, उसको ये एक संदेश ना मिल जाए कि एक समान सबके लिए कानून भी है और जितनी एजेंसियां बैठी हैं वो बिल्कुल पारदर्शिता बनाकर वो सबके खिलाफ कार्रवाई करती हैं एक समान तरीके से। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी आपके पास आते हैं। जो अभी विपिन जी कह रहे थे, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वही बात आ रही है। क्योंकि अभी जैसे नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के दौरान मायावती जी जिनको ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे और उनके ऊपर जो आपने कहा कि टिकट बिकते हैं, तो उनके ऊपर कई प्रत्याशियों ने ऐसे आरोप लगाए कि टिकट खरीदे जाते हैं वहां पर। उनके भाई के ऊपर एक केस दर्ज हुआ था इसी को लेके। आज उस केस का क्या स्टेटस है कोई जानता है? कहीं मीडिया में भी कोई जिक्र नहीं होता, किसी अखबार में नहीं छपता, कोई उस पर राजनेता भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। जब ऐसी स्थिति बन गई है तो अब क्या समझा जाए आरबी उपाध्याय जी? देखिए पवन जी, कहते हैं ना हमाम में सभी नंगे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां सभी एक जैसी हैं, राजनीतिक लोगों का चरित्र सबका एक जैसा है। दिखावे के लिए कहते जरूर हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन वो डिफरेंस कहाँ है? देखिए, जहाँ जिम्मेदारी की बात आती है, भ्रष्टाचार की बात आती है, आरटीआई के दायरे में लाने की कोशिश की गई पॉलिटिकल पार्टियों की, सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हो गई, हम आरटीआई के दायरे में नहीं आए।
क्यों नहीं आएंगे आरटीआई के दायरे में भाई? आप कोई दूध के धुले नहीं है। तो देखिए सब पॉलिटिकल पार्टियां, और विडंबना है इस देश की, 4-4 पेंशन लेंगे। आप काउंसलर रहे या एमएलए रहे, उसकी पेंशन अलग, एमपी की पेंशन अलग। कहीं होता है मैं अपनी सैलरी खुद तय करूं? कौन से सिस्टम ये अलाउ करता है? लेकिन भारत में लोकतंत्र में सिस्टम है कि माननीय अपनी सैलरी तय कर सकते हैं, अपने वेतन भत्ते बढ़ा सकते हैं, और आरटीआई के दायरे में आने के लिए मना कर सकते हैं। और आरबी उपाध्याय जी, आंदोलन से जिस पार्टी का जन्म हुआ, जो जिसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हम तो झंडावरदार हैं बदलाव के, हम बदलाव की राजनीति करने आए हैं, उन्होंने तो सबसे ज्यादा परसेंटेज अपनी सैलरी बढ़ा ली। मैं उसी बात पे आ रहा था। जनता की उम्मीदें भी आंदोलन के प्रति भी धूमिल हो रही हैं उपाध्याय जी। वो तो देखिए एक भ्रम टूटा है, और जनता इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेगी अब किसी आंदोलन पर। हर आंदोलन में कुछ राजनीतिक लोग निकल के आते हैं। जेपी आंदोलन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजनीति के लोग निकल के आए, और आज भी राजनीति में है। अन्ना आंदोलन से भी राजनीतिक पार्टी निकली, राजनीतिक लोग निकले, और लोकपाल और उसके ऊपर जो बातें होती थी वो कहाँ है? तो कथनी और करनी का फर्क है, वो साफ नजर आता है पवन। और देखिए जनता है ये जनता जब तक बर्दाश्त कर रही है तब तक बर्दाश्त कर रही है। आज आप देख रहे हैं गांव में लोग जाने नहीं दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों घुसने नहीं दे रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे हैं। कल को यही जनता जब ये सब चीजों से ऊब जाएगी, अगर राजनीतिक सुस्ता नहीं आई और अपने आप में परिवर्तन, जो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक पार्टियां हैं अपने आप में परिवर्तन नहीं लाए, और अपना जो चारित्रिक पतन है, जो नैतिक मूल्यों का जो पतन है, उसमें सुधार नहीं लाया, तो जनता जवाब देगी। जनता सर्वोच्च अदालत है, ठीक है। और देखिए जनता ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी है कि दागी लोगों को, अपराधी लोगों को संसद में चुनकर भेजती है, वोट करती है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उनको कहना चाहूंगा कि बिल्कुल दागी है, अपराधी है, उसको वोट न करें। एक तरफ आप अपने जनप्रतिनिधि में रॉबिन हुड की छवि देखते हैं जी, और जब वो बदतमीजी करता है, अरे भाई आपने जब इस समय वोट किया था पता था ये गुंडा है, ये बदमाश है, आपने उसे चुना, तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? ये वही बात हो गई आरबी शर्मा जी, आरबी उपाध्याय जी माफ कीजिएगा, ये वही बात हो गई कि सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कि पियोगे तो मरोगे, लेकिन आदमी तब भी पीता है कि नहीं नहीं हमारे लिए नहीं है ये वैसे ही हो गया कि आप पहले रॉबिन हुड समझते हैं लेकिन बाद में वो आपको ही डसता है, और फिर याद आता है कि हाँ राजनीतिक पार्टियां इस पर एक्शन लें और जुडिशरी हमारी इस पर एक्शन ले। विपिन शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि आशाओं पर ही दुनिया कायम है। नहीं है, मैं लास्ट कर दूं पवन जी, विकल्प नहीं है, दुनिया कायम है, और वक्त आ गया कि समय सीमा तय करनी पड़ेगी एक समयबद्ध तरीके से। जब तक एक नकेल नहीं कसी जाएगी, एक डेडलाइन नहीं दी जाएगी इन एजेंसियों को, तब तक काम नहीं बनने वाला। क्योंकि आप महज अगर ईडी की बात करें आप, तो वो तो इस समय जितनी संपत्ति है उनको जब्त कर रहे हैं, उससे काम नहीं बनने वाला। यहाँ पर कार्रवाई करने का वक्त है कि आप एक ऐसा संदेश दें देश को और देशवासियों को कि ताकि समझ आ जाए कि अब एक नई सुबह का आगाज हुआ है, तभी लोग आश्वस्त होंगे, संतुष्ट होंगे। विपिन शर्मा जी, एक रिपोर्ट देखिए अब तो जी, विपिन शर्मा जी, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, जहां राजस्थान के आंकड़े देख रहा था। राजस्थान में जो नोटा एक नया विकल्प अब दिया गया है, नोटा को इतने वोट मिले कि अगर वहां पर वो वोट नोटा की बजाय विपक्षी पार्टी को दे दिए होते तो आज वो चुनाव का परिणाम दूसरा होता, सरकार दूसरी होती। क्या इसी आशावाद की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो कह रहा इस आशावाद की नहीं, लेकिन ये भी अगर सुधार नहीं आया सिस्टम में, और यहाँ पर जो बदलाव की उम्मीद है, इतने वर्षों से हम लोग बदलाव देखना चाहते हैं, अगर वो बदलाव नहीं आएगा तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब नोटा का ऑप्शन ही सबसे ज्यादा लोग तवज्जो देंगे और नोटा का बटन ही दबाएंगे। तो ये लोगों को, नेताओं को समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर कुछ मामले जो आपके हित से जुड़े होते हैं नेताओं के, वहां पर तो एक स्वर में स्वर मिला लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जहां पर दूसरे उनको अपने हिसाब से ये लोग राजनीति करते हैं, सियासी रोटियां सेकते हैं। जनता के हित में सोचने का वक्त है कि आपके खिलाफ अगर आपराधिक मामले हैं तो वो कार्रवाई होके रहेगी। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका। देखिए, राजनीतिक लोग अपनी इच्छा शक्ति से कुछ नहीं करने वाले, न आरटीआई के दायरे में आने वाले हैं और न अपराधीकरण बंद होने वाला है। ये जो विभिन्न एजेंसियां हैं, इन सबको नोडल एजेंसी होना होगा। और देखिए, इलेक्शन जो कमीशन है उसको भी रिफॉर्म की जरूरत है कि भी बिल्कुल खर्चा ना हो,
ये झंडे, बैनर, डंडे ये सब बंद होने चाहिए। एक कोई प्लेटफॉर्म हो जहां से उम्मीदवार अपनी बात रख सके। तो एक गरीब आदमी की सत्ता में भागीदारी होगी, मजदूर की, किसान की सत्ता में भागीदारी होगी। आज भागीदारी किसान मजदूर की सत्ता में नहीं है जिस रेशो में होनी चाहिए। आप देखेंगे पूंजीपति, अरबपति, खरबपति, कौन कौन से पति एक्चुअल में संसद में जाते हैं चुनकर, तो वो पैसे के दम पर जाते हैं। तो ये पैसे का जो बोलबाला है खत्म करना पड़ेगा, जो बाहुबलियों का बोलबाला है ये खत्म करना पड़ेगा, और कोई नहीं करेगा। माननीय कोर्ट को आगे आना होगा और इस पर सख्त एक्शन लेने होंगे, सख्त डायरेक्शन देनी होगी, जिससे कि जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो, आम जनता का सिस्टम के ऊपर विश्वास बढ़े। आज जनता का सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरपी उपाध्याय और विपिन शर्मा जी इस अहम चर्चा के लिए और एनबी न्यूज पर समय देने के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो फटकार लगाता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ा है, और ईडी और सीबीआई दोनों के ऊपर ये फटकार लगाई गई है कि 20-20 साल पुराने मामले इन माननीयों के ऊपर हैं, जिनमें विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, उन पर एक्शन आखिर कब लिया जाएगा।